गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में आज हम पाठ 9 चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब बीजीय व्यंजक एक सर्वसमीकाएं हमारा पाठ का नाम है और इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं? अब पहले व्यंजक को समझे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7वीं क्लास में कि व्यंजक है वो चर और अचर संख्याओं के मेल से बनता है। अब चर और अचर संख्याएं भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा रिवीजन इसका हम कर लेते हैं। चर संख्याएं वो हैं जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है और अचर संख्याएं वो हैं जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब पहले अचर को ही ले लें। यदि मैंने लिख दिया 5, इस 5 को मैं कहीं पे भी लिख दूं, किसी भी जगह लिख दूं, किसी भी प्रश्न में लिख दूं, किसी भी पाठ में लिख दूं, इसका मान हमेशा 5 ही रहेगा। यदि मैं -2 या -2 लिखता हूं तो इसका मान भी -2 ही रहेगा। ये कभी भी 0, 4, 5 ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है। अब चर संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका प्रश्न के अनुसार मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे x हमारे पास हो गया। यदि एक प्रश्न के अंदर x का मान 5 हमारे पास आता है तो क्या पता दूसरे प्रश्न के अंदर x का मान 0 आ जाए, तीसरे प्रश्न के अंदर x का मान नेगेटिव आ जाए, घटा के रूप में कोई भी संख्या आ जाए। तो इनके मान में परिवर्तन होता रहता है। x, y, z या ये वो संख्याएं हैं जिनको हम मान लेते हैं। छोटी कक्षाओं में हम मानते हैं माना मूलधन इतना मूलधन निकालना हो तो, या जो भी चीज़ हम मान के निकालते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में हम उनको चर के रूप में ले लेते हैं x, y, z, और वहाँ हर प्रश्न के अंदर उसका मान परिवर्तित होता रहता है। अब इनके मिलान से कैसे चर व्यंजक बनता है? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2x = 5। अब इसके अंदर चर है x और अचर संख्याएं 2 भी है और 5 भी है, इनके मेल से बना है। या और लिख लेता हूं मैं 7y - 6। अब चर क्या है इसके अंदर? y, और अचर संख्याएं क्या है? एक 7 है और एक 6 है, इनके अंदर नेगेटिव आया है साथ में। ठीक है। तो ये हमारे पास व्यंजक हो गए जो चर और अचर संख्याओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है। अब व्यंजक के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज होती है होता है पद। पदों से ही व्यंजक बनते हैं। अब पद भी किस प्रकार से? हम यदि कोई व्यंजक, यही व्यंजक लिख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 पद हैं, 2x और 5। ये हमने लिखा है एक व्यंजक, इसमें भी 2 पद हैं, 7y और 6। अब व्यंजक जो होते हैं वो पदों के मिलाने से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं, घटा से बनते हैं। अब घटा यहाँ -6 आ गया ना, तो ये भी हम -6 बदल ले तो ये भी जोड़ ही हो गया भाई। 7y के अंदर -6 को जोड़ा गया है, तो पदों को जोड़ने से व्यंजक बनते हैं। अब गुणनखंड किसी भी पद के गुणनखंड को यहाँ गुणनखंड के रूप में ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पद है 5xy - 3x। यहाँ पे यदि मैं इसको लूंगा 5xy को, तो 5xy के गुणनखंड मेरे पास एक 5 बन गया, एक x बन गया और एक y बन गया। इन तीनों की गुणा से ही 5xy हो गया ना, तो एक गुणनखंड 5, एक x, एक y। और -3x को यदि मैं लूंगा, इसके गुणनखंड -3 और x हमारे पास बन गए। तो पदों के इस प्रकार से हम गुणनखंड लेते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे 2x की शक्ति 2 घटा 3 होता, तो 2x की शक्ति 2 के गुणनखंड क्या बनते? 2 गुणा x गुणा x। x 2 बार है, शक्ति 2 है तो 2, और इसके गुणनखंड -3, ये अकेला ही है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास गुणनखंड। अब गुणनखंड के बाद बात आती है गुणांक, जिसको हम संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं। संख्यात्मक गुणांक, किसी भी पद में जो संख्या होती है उसको हम संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं। जैसे 5xy में संख्या क्या है? 5, तो इसका गुणांक क्या है? 5 है। और -3x में संख्या क्या है? -3 है, तो इसका गुणांक क्या है? -3 ही है। यहाँ पे गुणांक हमारे पास क्या है? इसमें 2 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे -3 है। संख्यात्मक गुणांक अर्थात जिस पद का संख्या वाला जो गुणांक होता है उसे ही हम गुणांक बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास एक बात है एक पदी द्विपद त्रिपद। एक पद द्विपद त्रिपद का मतलब क्या हो गया
कि जिस व्यंजन में एक ही पद होता है उसे एक पदी बोला जाता है, जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपद बोला जाता है, जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपद बोला जाता है, और तीन से ज्यादा पदों के लिए उसे हम बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 5m, 5m में एक ही पद है 5m, क्योंकि निशान जो जोड़ या घटा के निशान बीच में आते हैं वही व्यंजक में पदों को अलग अलग करते हैं। जैसे अगला मैं लिख रहा हूं 9y घटा 5। अब ये घटा का एक निशान आ गया तो इसमें दो पद हो गए, 9y और एक 5, तो ये हो गया द्विपद। और आगे देख लो 3xy जमा 4y की 2 घटा का 5x जमा 6। अब एक ही मेरे पास पद आ गया। अब देखो ये जोड़ है, यहाँ घटा है, ये जोड़ है, तो ये जोड़ घटा ही पदों को अलग अलग करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4। अब इसमें कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। 4 पद हो गए अर्थात 3 से ज्यादा, तो इसे हम कहेंगे बहुपद। ठीक है। और जिसमें 3 पद आ जाए, जैसे इसमें एक पद था 5m इकट्ठा, अब आप कहेंगे तो 5 और m है तो 2 हो गए अलग अलग, ये 2 नहीं है, गुणा के अंदर ये लिखे जाएंगे तो एक ही संख्या है। 5m का मतलब 5 गुणा m, 5m, वो एक ही संख्या, एक ही पद हम उसको बोलेंगे। ठीक है ना। और त्रिपद पता चल गया, जिस व्यंजक के अंदर 3 पद हैं उसे त्रिपद। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं 2x की शक्ति 2 घटा का 7y जमा का 14 है। देखो 3 पद है, एक 14 हो गया, इसमें एक 7y हो गया, नेगेटिव 7 हो, एक 2x की शक्ति 2 हमारे पास हो गया। ठीक है। तो पदों को समझे। उसके बाद समान और असमान पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास विषय है, समान और असमान पद, जिसके द्वारा हम आगे आने वाली जो प्रश्नावली है उसके प्रश्न है या व्यंजकों की जोड़ या घटा है उनको आसानी से कर पाएंगे। समान पद वो पद है जिन पदों के अंदर चर है वो बराबर है, सिर्फ चर, ये ध्यान रहे। जैसे मैं कुछ पद लिख रहा हूं यहाँ पे, x की शक्ति 2 2x 5xy घटा का 3x माइनस का 6y की 6x की शक्ति 2। अब इसमें इनमें यदि मुझे समान पद ज्ञात करने हैं इनमें, तो आप देखिए ये x की शक्ति 2 है, क्या x की शक्ति 2 वाला और भी कोई पद है हमारे पास? ये देखो ये रहा नेगेटिव 6x की शक्ति 2, तो ये इसके समान पद है। अब 2x है, इसका चर क्या है? x है, और इसका चर भी x है, देखो पहले 3x का, तो ये भी दोनों क्या हो गए? समान पद। अब 5xy, इसमें x और y पद है। अब इसके समान पद वही होता जिसमें चर है, वो सिर्फ x और y ही होता और कुछ नहीं होता। देखो इसमें चर x है, चर इसमें भी x है, लेकिन ये x की शक्ति 2 है, 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो ये समान पद नहीं है, ये दोनों असमान पद होंगे। और हमेशा जोड़ और घटा जो व्यंजकों की होती है, पदों की होती है, वो समान पदों के बीच होती है, असमान पदों के बीच नहीं होती है। तो व्यंजक में पद गुणांक, गुणनखंड, एक पदी, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, समान और असमान पद आपको शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे आने वाली प्रश्नावलियों में इन्हीं से संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे, वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।